पूछा जो मैंने ज़िंदगी से एक दिन कि अंदर मेरे ये कैसा शोर है। वो हंसी मुझ पर और बोली, तू चाहता तो कुछ और था, पर तेरा रास्ता अब कुछ और है। झकझोर दिया मुझे मेरे अंश ने ही शायद। अब तो भीड़ में भी मेरी रूह कांपती है। क्या यही मेरी वापसी है? क्या यही मेरी वापसी है? नमस्कार, मैं रचना मिश्रा एक बार फिर आप सबके साथ इस लोक कथाओं और कथाओं के सिलसिले को आगे बढ़ाती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो आप लोगों ने मेरे इन कथाओं को और मेरे वीडियो को पसंद किया। और आज भी उषा प्रियंवदा जी की एक बहुत ही बढ़िया कहानी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और वापसी, जैसा मैंने अभी ये शब्द अपनी इन पंक्तियों में प्रयोग किया, वापसी, उषा प्रियंवदा जी की एक कहानी वापसी पर हम सब लोग मिलकर चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, वापसी कहानी के जो नायक हैं बाबू गजाधर जी, तो वो जो हैं 35 साल की सरकारी नौकरी, जो कि रेलवे की नौकरी है, उसे पूरा कर चुके हैं और वो रिटायर होते हैं। और जिस दिन वो रिटायर होते हैं उस दिन उनके मन में प्रसन्नता बहुत अधिक है और वो अपनी पिछली यादों को भी याद करते हैं। वो जब अपना सामान रख रहे होते हैं, उनके मनो मस्तिष्क में ये बातें चल रही होती हैं कि कैसे मेरे बच्चे मेरा स्वागत करेंगे, कैसे मेरी पत्नी मेरे मुख को निहारेगी और वो तरह तरह के व्यंजन जो मुझे भेजा करती थी वो मुझे अपने हाथों से बनाकर खिलाएगी। गजाधर बाबू जी ने अपनी 35 साल की जो नौकरी करी है, वो छोटे छोटे स्टेशन पर उनकी नियुक्ति हुई, वहाँ पर उन्होंने करी। लेकिन उन्होंने शहर में अपना एक घर लिया था जहाँ उनके 4 बच्चे और उनकी पत्नी रहा करती थी। उन्होंने कभी भी अपने परिवार को अपने साथ नहीं रखा, यह सोचकर कि शायद उनके परिवार के लोगों को परेशानी होगी जगह जगह जाने में, जगह बदलने पर बच्चों की पढ़ाई पर भी आता है असर। तो यही सोचकर उन्होंने अपने परिवार को शहर में रखा। उनका एक नौकर भी है जो कि उनके साथ क्वार्टर में रहता था, जो गजाधर बाबू जी को मिला हुआ था, गणेशी। वो नौकर उनका बहुत ही खास है और बहुत ही अपना है, शायद अपनों से भी ज़्यादा अपना, जो उनका बहुत ही ख्याल रखता है और उनके जाने पर बहुत उदास था। वो अपना सामान लेकर स्टेशन से उतरते हैं, लेकिन एक उनके मन में जो भावनाएं थीं, जिन्हें सोचकर वो आ रहे थे अपने घर की तरफ, कि एक भावात्मक समारोह होगा, एक भावात्मक अभिव्यक्ति के साथ मेरा परिवार मेरा स्वागत करेगा, वैसा उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। स्टेशन पर कोई भी उन्हें लेने नहीं आया। वो स्वयं अपने आप घर पहुँचे। घर में बड़ी हंसी ठिठोली चल रही थी। उन्होंने बाहर से आवाज़ें सुनी, उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर पहुँचे, वैसे ही सारी हंसी ठिठोली बंद हो गई और सब अपने अपने कमरे में चले गए। बाबूजी के पास किसी ने बैठना भी उचित नहीं समझा। केवल उनकी पत्नी आई पास में और थोड़ी समय बाद ही वो घर परिवार की समस्याओं का विलाप करने लगी, अपने बच्चों की शिकायतें करने लगी। लेकिन जब बाबूजी ने अपने बच्चों को समझाने का प्रयास किया तो वो बीच में उन्हें टोक भी देती थी कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि घर का वातावरण जो चल रहा है, जैसा वातावरण, वो भंग हो जाएगा। बाबूजी ने अपना सामान उठाया और वो अंदर की तरफ चल दिए। लेकिन चूँकि बाबूजी का घर बहुत बड़ा नहीं था और उनकी जो चारपाई थी वो एक बैठक के कमरे में लगा दी गई और वहीं पर उनकी व्यवस्था कर दी गई। यह सब देखकर बाबूजी का मन बड़ा ही द्रवित हुआ। उन्होंने जो कुछ भी सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने उनके परिवार में, जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि उनके 4 बच्चे हैं और उन 4 बच्चों में 2 लड़के हैं उनके और 2 लड़कियां, जिसमें से एक लड़के और एक लड़की की वो शादी कर चुके हैं। एक लड़की है उनकी वसंती
और बसंती जो है बड़े ही मनमौज में रहती है। अगर बाबूजी ने उससे कभी खाना बनाने के लिए कहा कि तुम भी घर का काम किया करो, बड़ी हो रही हो, हाथ बटाया करो, तो वो खाना जानबूझकर ख़राब बनाती थी कि मुझसे अब कोई कहे ना कुछ करने के लिए। और अगर बहू को कहा जाता था तो बहू इतना ज़्यादा बना देती थी कि घर का खाना ख़राब होता था, अन्न बर्बाद होता था। माँ इन्हीं सारी चीज़ों को बताया करती थी कि मेरा तो कोई हाथ ही नहीं बटाता, लेकिन बाबूजी के कुछ भी कहने पर वो उन्हें बार बार टोकती भी रहती थी, जिससे बाबूजी को बड़ा अजीब लगता था। एक दिन उनके घर में जो नौकर था, बाबूजी को लगा कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ, तो जो मेरी आमदनी थी अब वो भी कम हो गई है। तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ चर्चा करी कि क्यों ना इस नौकर को अलविदा कर दिया जाए। इस बात पर वो राज़ी तो नहीं थी, लेकिन कुछ बोल ना सकी, और बाबूजी ने उस नौकर को उसका हिसाब करके वापस कर दिया। जब रात में बड़ा लड़का अमर घर आता है तो वो नौकर को आवाज़ देता है। नौकर के ना आने पर उसकी पत्नी बड़ी आग बबूला होकर कहती है, बाबूजी ने हिसाब कर दिया है, अब आप किसी को आवाज़ मत दीजिए। वो भी बड़ा आग बबूला हो जाता है और अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है, बाबूजी ने ऐसा क्यों किया? क्या वो चाहते हैं कि मैं साइकिल पर गेहूं का बोरा लेकर आटा पिसवाने जाऊं? ये मुझसे ना होगा। उधर बसंती भी अपनी नाक चढ़ाते हुए चली आती है और कहती है कि बाबूजी अगर मुझसे ये सोच रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं कॉलेज के बाद झाड़ू पोछा करूंगी, तो मुझसे भी ये ना होगा। सभी लोग बाबूजी को हर एक समस्या का कारण बताते हैं और उन्हीं को ऐसा लगता है कि कारण माना ही जाता है। बाबूजी कमरे में बत्ती बंद करके लेट जाते हैं और अपने आप में सोचने लगते हैं कि ये सब क्या हो गया। फिर वो अपनी पत्नी को एक खुशखबरी देते हैं कि चीनी मिल में मेरी नौकरी लग गई है, सेठ जी ने मुझे बुलाया है, चलो हम लोग वहीं चल के रहेंगे और मैं भी थोड़ा काम करूँगा, घर में बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। लेकिन पत्नी ने मना कर दिया। जब पत्नी ने मना किया तो बाबूजी मौन होकर उसका चेहरा देखने लगे और उनके अंदर इतना भवसागर उठने लगा कि मानो बाबूजी को अकेलेपन के अलावा जीवन में कुछ भी ना मिला हो। जैसे ही उनके छोटे बेटे नरेंद्र को ये बात पता चली कि बाबूजी चीनी मिल जा रहे हैं नौकरी के लिए, वो तुरंत रिक्शा बुला लाया और बाबूजी के कपड़े और बिस्तर ऐसे सजाकर उसने रिक्शे पर रख दिए जैसे मानो बाबूजी कहीं उत्सव में जा रहे हों। बाबूजी रवाना हो जाते हैं चीनी मिल के लिए और जैसे ही बाबूजी रवाना होते हैं वैसे ही बसंती अपने बड़े भाई से कहती है कि भैया मुझे और भाभी को सिनेमा देखने जाना है। वो सिनेमा देखने के लिए तैयार होने लगती है और उधर उनकी माँ घर के काम में लग जाती हैं और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। और बाबूजी की वापसी जो उन्होंने अपनी नौकरी के बाद घर पे की थी, और नौकरी के बाद जब घर वो आए और इस घर में जब अपने आप को उन्होंने अकेला पाया और जब यहाँ से उन्होंने वापसी करी, तो इन दोनों वापसी में बाबूजी का अकेलापन उनके साथ था। उषा प्रियमवदा जी की ये कहानी वास्तव में बहुत ही बड़ा हम सबको संदेश देती है कि घर परिवार से अगर कोई व्यक्ति दूर भी है तो उसे अपने घर के लोगों को ये एहसास कराते रहना चाहिए कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और घर के सदस्यों को भी ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति दूर रहकर कष्ट में हमारे लिए इतना कुछ सोच रहा है, इतना कुछ कर रहा है, तो क्या वो जीवन भर कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। तो इन्हीं अच्छे विचारों के साथ हम लोग फिर मिलेंगे और आप सबसे मैं ये आग्रह करती हूँ कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और
बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।